करना है। ओके, आरती का सवाल है। आरती पूछती है मेरे पास टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के 40 शेयर है, 35% लॉस है। सिप्ला के शेयर्स है जिसमें 20% लॉस हो रहा है, क्या करूं? देखिए क्या हो जाता है, देखिए अभी इस बाजार ही ऐसा है जहाँ पे ना टेक्निकल ना फंडामेंटल, और ये होता है हर 2 3 से 4 साल में होता है। मार्केट का एक साइकिल है, हर एक रिजिम में ऐसा देखने को मिलता है। अब अगर आपने 20-30% लॉस बुक करने का क्षमता होता नहीं है रिटेलर्स में, और दोनों काउंटर ही कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोमिनेंट है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 303 के आसपास चल रहा है। अगर मैं टेक्निकली बात करूंगा, देखिए ये रिसेंट जिस तरीके से ब्रेकडाउन इसमें आया है, ये एक बार आपको 285 280 तक भी दिखा सकता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। मार्केट है, कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी आप एग्जिट कर नहीं पाएंगे, और अभी मैं एवरेज करने का सलाह आपको दूंगा नहीं। और सिप्ला भी बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है, ओवर द टाइम लोगों को पैसा बना के दिया है, और 1240 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 1130 पे देखिए एक सपोर्ट है, उससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि ये रुकेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये एक तरफा सेलिंग प्रेशर मार्केट पे चल रहा है। अब देखिए अगर वीकेंड में कुछ भी पॉजिटिव चीज होता है, अच्छा अनाउंसमेंट होता है, आपको सीधा गैप अप मार्केट आते हुए दिखाई देंगे। उस केस में आपको टाटा मोटर्स एंड सिप्ला जैसे स्टॉक्स भी ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो क्योंकि कंपनी अब बढ़िया है, तो इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म व्यू से मैं इसमें पॉजिटिव देखता हूँ। शॉर्ट टाइम में देखिए टेक्निकल तो खराब ही है, लेकिन फंडामेंटल के आधार पे हम वेट करके जा सकते हैं। इस बीच रुपया जो है वो अपने ऑल टाइम लो पे काम काज कर रहा है। 9467 रुपी इस समय है ऑल टाइम लो अगेंस्ट vis डॉलर। अगर हम एक महीने में देखें तो हमारी करेंसी लगभग 4% डेप्रिशिएट हुई, एक महीने में 4%। और आज के दिन में आज का जो लो था वो 93-97 था, और वहां से अब जो न्यू लो टच किया है डॉलर ने, और रुपी ने vis द डॉलर 94.68, और वहीं पे इस समय काम काज कर रहा है। तो वीकनेस जो है रुपी में बढ़ती जा रही है, जो हमारे बाजारों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि फॉरेन फ्लोज पहले से ही इम्पैक्टेड थे, तो रुपी के घटने से और ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं। और क्रूड का बढ़ना और रुपी का गिरना, these are massive negatives for इंडिया। इंडिया के लिए क्रूड का बढ़ना और रुपी का वीक होना, इट्स नॉट गुड एट ऑल। चलिए, बाजारों में भी थोड़ी बहुत रिकवरी तो देखने को मिल रही है, क्योंकि गिरे बहुत है हम, लेकिन सस्टेनेबल या नहीं सस्टेनेबल वो तो एंड ऑफ द डे ही मालूम चलेगा। 22,970 के पास इस समय निफ्टी देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत रिकवरी अपने लोज से अभी बाजार का। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है उत्पल दास का। वो पूछते हैं एमसीएक्स के हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ कब बाय करें? देखिए बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट पहले भी मैंने दिया था, और मेरे यूट्यूब में सोशल मीडिया पे अभी भी है, कि जब गोल्ड 112-115 हाई लगा, सिल्वर डॉलर हाई लगा रहा था, उस टाइम पे मैंने बोला कि एग्जिट करने के लिए। अभी भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बाई करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट 1.5-2 सालों में एक बार ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जो फोमो था मार्केट में, वो फोमो एक तरफा चल गया है, एंड आई डोंट थिंक नेक्स्ट 1-1.5 साल में न्यू ऑल टाइम हाई तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। तो इसीलिए अगर आप डाइवर्सिफाइड करना चाहते हो आपके पोर्टफोलियो, तो उसके लिए ठीक है। बाकी यहाँ से आप गोल्ड सिल्वर को बाय करके जाएंगे और आपको मुनाफा होगा, ऐसा सिचुएशंस में है नहीं। सिल्वर और गोल्ड दोनों ही, तो मुझे लगता है कि एक बार इग्नोर करना बेटर होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है विजय जी का। विजय जी पूछते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 242 पर लिया है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? ओके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 253 के रेंज पे है। एक स्टॉप लॉस आपको 232 के रेंज पे मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। कंपनी बढ़िया है, लेकिन टाइमिंग खराब चल रहा है इसका अभी। 285 ब्रेक होने के बाद इसमें मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले नहीं। चलिए अगला सवाल जो है वो है रमन राजपूत का। वो पूछते हैं एम क्लाउड 4,000 शेयर है 54 के प्राइस पर, एग्जिट करना है, प्लीज फंडामेंटली कहाँ तक जा सकता है, या फिर अभी अभी करंट प्राइस पे एग्जिट कर लो? कौन सा स्टॉक मैम? एम क्लाउड। सॉरी, मैं ट्रैक नहीं करता पर्टिकुलर स्टॉक को, मैं नाम ही सुन रहा बिल्कुल। हूँ आई थिंक। और ये स्टॉक जो है ये 54 की खरीद है और इस समय 20 पे चल रहा है, सो यू कैन लुक एट द काइंड ऑफ वॉश आउट
जो इस स्टॉक में देखने को मिला। चलिए अगला सवाल है, संदीप कौशिक का सवाल है। संदीप कौशिक जी पूछते हैं टेक्समैको इंफ्रा के बारे में। टेक्समैको इंफ्रा 400 शेयर है, 101 रुपए 92, 101 रुपए 30 पैसे के भाव पे, और HDB है उनके पास, जो उन्होंने 740 के बाद के इस लेवल पे लिया है। दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, एचडीबी फिनेंशियल सर्विस पे तो एक तरफा सेलिंग प्रेशर चल रहा है एंड मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास भी पोजीशन है, एक बार मेक श्योर आप और नीचे आपको देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए हम ऑलवेज बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर अपने आईपीओ बेस के नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है तो आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टॉक में एग्जाम्पल है। और सेकेंड स्टॉक क्या बताया आपने? एचडीबी फिनेंस और टेक्समैको इंफ्रा। ओके, टेक्स मैको इंफ्रा 98 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 84 के रेंज पे। बने रहिए, एक बार आपको 105 आते हुए दिखाई देंगे। 105 के लिए एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। ओके, यमीन अहमद का सवाल है, कहते हैं सर इन दिस बेरिश मार्केट में क्या करें? रुपी 110 प्रति डॉलर के आसपास भी आ सकता है। बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने निफ्टी के टारगेट जो है 19,000 कर दिए हैं। आप क्या कहेंगे, ऐसे बाजार में कहाँ निवेश करना चाहिए? क्या IRB इंफ्रा, JSW इंफ्रा जैसे काउंटर्स सेफ बेट्स हो सकते हैं? आईआरबी इंफ्रा तो मुझे लगता नहीं। आईआरबी इंफ्रा, देखिए क्वेश्चन आपने इतना अच्छा पूछा है, बट आई एम सो सॉरी, स्टॉक का नाम आपने गलत ले लिया है। ऑब्वियसली इस मार्केट में देखिए, इस मार्केट में मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए। अब द थिंग इज कि मार्केट जितना नीचे आते जाएंगे, ब्रोकरेज अपने जो है टारगेट वो घटाते जाते। वैसे ही मार्केट अगर 26,000 के आसपास होता तो ब्रोकरेज अपना रिपोर्ट 31,000 32,000 पे लिख देते। तो आई डोंट नो, द थिंग इज कि मैं कंफर्टेबल हूँ 21,800। अगर बाई चांस सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ पे स्टैगर मैनर पे बाई करने का। देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ओनली फॉर ये वार की सिचुएशंस की वजह से हुआ है। तो मार्केट में क्या होता है, टाइमिंग के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी आप प्रॉब्लम को ज्यादा फॉलो करेंगे, अभी ये आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लग सकता है, अरे यार अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है तो अभी आप क्यों बात कर रहे हो इतना। सो द थिंग इज कि हर्षद मेहता का टाइम में जब देखिए 1991 1992 के उस टाइम पे भी स्कैम हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर। जब डॉट कॉम बबल हुआ था उस टाइम पे भी मार्केट नीचे, फिर से मार्केट ऊपर। जब 1929 पे द ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड हुआ था उस टाइम पे भी मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर। लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस हुआ, मार्केट नीचे आया था, फिर से मार्केट ऊपर। कोविड में भी हमने देखा मार्केट नीचे था, फिर से मार्केट ऊपर। तो अभी भी कोविड के बाद सबसे बड़ा ये जो इतना फॉल हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, फिर से मार्केट आपको ऊपर ऑल टाइम हाई भी मिलेंगे। सो आप अगर बैठे रहेंगे तो कभी पैसा बना नहीं पाएंगे और नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो बेटर होगा जो क्वालिटी स्टॉक्स है, एचडीएफसी जैसे बैंक, टीसीएस एक आईटी का जो लीडर है, ओनली फॉर मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका चार्ट खराब है, अर्निंग खराब था। ऑलरेडी वी नो कि एंथ्रोपिक वाला न्यूज के बाद थोड़ा ज्यादा पिटाई हुआ, उससे पहले अर्निंग भी नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं उसके पहले थोड़ा टैरिफ वाला मैटर चल रहा था। सो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक इतना नीचे मिल रहा है, आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स इतना वैल्यूएबल जोन पे है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी 20 एक्यूमुलेशन करने का परफेक्ट टाइम है। सो ऐसे कुछ वैल्यू जो लार्ज कैप स्टॉक्स है जो अभी 20-25% नीचे है, अभी आप लेके जाइए और बाकी का थोड़ा पैसा 30-40% कैश छोड़िए। जैसे ही मार्केट ठीक होगा आपको स्मॉल मिड कैप पे भी मूव आते हुए दिखाई देंगे, उस टाइम पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहिए। बाकी लार्ज कैप में जो मौका आ रहा है छोड़ना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट का आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए लार्ज कैप्स में और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगला सवाल जो है वो मास्टरमाइंड का है। वो कहते हैं कैन आई बाय टेक महिंद्रा फॉर स्विंग ट्रेड? इफ या अगर वो नहीं तो कोई और स्टॉक जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी कोई स्टॉक नहीं होगा एंड सेल साइड ही निकल के आ रहा है। ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंटों को एक बाई कॉल दिया था सुबह 3-4 महीने का लिए, और मैंने सुबह एक दो सेल कॉल दिया था, उसका टारगेट आ गया है। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है और 1.5 घंटा बाकी है।
और फिर वीकेंड, तो इसीलिए सेल कॉल भी मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ नहीं करना तो अपने आप में कुछ करना होता है, कुछ ना करके जाइए वही अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना मार्केट नीचे आ गया है, रिलायंस डे लो के आसपास है, तो कुछ भी बाउंस बैक में थोड़ा बहुत यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए विक्स इतना ऊपर आ गया है, तो जी। कहीं ना कहीं इतना वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ आपको अभी होल्ड रखना चाहिए कैपिटल को। अभी तो फ्रेश बाइंग या तो शॉर्ट करने का सलाह मैं नहीं दूंगा कोई भी, क्योंकि विक्स जब तक थोड़ा बहुत कूल नहीं हो जाता 21-20 के नीचे, अभी 27 मतलब एनी टाइम पॉसिबल है, 35-36 आ सकता है। ठीक है, तो अच्छा। कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखेंगे 5 साल का जो चार्ट है ऑलरेडी विक्स ने ब्रेकआउट लगा दिया है। ठीक है, तो वही मेरा थोड़ा डर है कि नेक्स्ट जो हाई मैं देख पा रहा हूं, अगर वो हाई एक बार 28 के ऊपर क्रॉस हो जाता है ना, तो आपको 35-40 तक भी आ सकता है। सो यही थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा एक बार वेट करके जाइए, अभी तो फ्रेश मैं भाई तो कोई भी स्विंग कॉल नहीं रहेगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो पूछते हैं ओएनजीसी के बारे में। 285 कब एग्जिट, 285 की बाय प्राइस है, कब एग्जिट करूं, टारगेट क्या हो सकता है, और ग्लेनमार्क फार्मा का टारगेट बता दीजिए, और प्राइम फोकस का भी। तो ओएनजीसी 285 पे खरीद है, कब निकलूं, ग्लेनमार्क और प्राइम फोकस का टारगेट्स बता दीजिए। ओके, देखिए ग्लैनमार्क फार्मा मुझे यहाँ से अच्छा लगता है, करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि आपको इजीली अगर आप 1 से 1.5 क्वार्टर का भी टाइम देंगे, आपको करेंट जोन से एक बार 12 से 15% के आसपास मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है, फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। मार्केट इतना नीचे आया है, ग्लैनमार्क फार्मा नीचे नहीं आया है, तो बिल्कुल आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। ओएनजीसी देखिए, जितना ये अपस्ट्रीम वाले कंपनी है, जितना ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, उतना ओएनजीसी भी आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। बट रिसेंटली प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम्म। 291 के ऊपर ओएनजीसी नहीं आ रहा है। अब करेक्ट। ब्रेंट क्रूड भी आप देखेंगे 70 के आसपास था, 70 से कभी 100 तो कभी 110। अभी ब्रेंट चल रहा है 109 और क्रूड चल रहा है 95। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर ये 100 के ऊपर ही सस्टेन हो जाता है कुछ और टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो अपस्ट्रीम वाले कंपनीज है, ये ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स, आपको ये फंडामेंटल ड्रिवेन होता है, तो कहीं ना कहीं इनका प्राइस बढ़ने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो थोड़ा अगर आप टाइम देंगे, मुझे लगता है कि आपको इजीली 325-330 तक आते हुए मूव दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। आप छोटा अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए व्यू बनाया है, तो एक बार 291-292 के आसपास का आपको प्रॉफिट बुकिंग आता है तो प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन समझदारी उसमें होल्ड करने में है। मैं समझता हूँ कि 315-20 तो इजीली देख पा रहा हूँ। ओके। कैप्टन का सवाल है, अब नाम नहीं लिखा मेरा, क्या केपीआईटी टेक और कैम्स सीएएमएस, क्या ये हम अभी करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं? देखिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम कैम्प्स अभी एक अच्छा वैल्यू जोन पे है। इनफैक्ट अगर आपका व्यू थोड़ा 12-15 मंथ का है, बहुत ही अच्छा वैल्यू जोन पे है, इंटरेस्टिंग है। बहुत ही वैल्यू जोन के आसपास आ गया है। आप एक बार 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बाई करके हम्म। जाइए। अब ध्यान रखिए, ऐसे सिचुएशंस में इजीली आपको मूव नहीं मिलेगा, तो आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है बहुत बार, तो उस उतना क्वांटिटी लीजिएगा। बहुत बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल आप बाई करके जाइए। और केपीआईटी टेक देखिए, मैं बोलूंगा अगर आप आईटी रिलेटेड कोई भी कंपनी में बाई करना चाहते हो, आप पहले लार्ज कैप में फोकस कीजिए। तो लार्ज कैप पहले भागेगा, उसके बाद मिड कैप, और मार्केट जब पूरा स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी मैच्योरिटी मैच्योरिटी के साथ जो बायर्स आता है, उस टाइम पे स्मॉल कैप भागता है। तो केपीआईटी टेक एक बार के लिए अभी इग्नोर करके जाइए कैप्टन, आप बाद में देखेंगे। और एक बार टीसीएस, विप्रो एंड इंफोसिस जैसे स्टॉक्स को रडार पे रखिए।